नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम मित्रों क्लार्क हल का सबलीकरण का सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं क्लार्क हल का सबलीकरण का सिद्धांत, जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें क्लार्क हल का जन्म कब हुआ, तो क्लार्क हल का जन्म 24 मई 1884 ईस्वी को हुआ और मित्रों क्लार्क हल की मृत्यु 10 मई 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों यदि हम बात करें क्लार्क हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो क्लार्क हल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और मित्रों यदि हम बात करें बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। दोस्तों इन सभी मनोवैज्ञानिकों की थियरियाँ जो हैं, जो इनका प्रयोग सिद्धांत है, उन सब का वीडियो हमने बना दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मित्रों हम आगे बात करते हैं। क्लार्क हल के सबलीकरण के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 ईस्वी में हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया। यदि मित्रों हम बात करें सबलीकरण का सिद्धांत कब दिया गया, तो सबलीकरण का सिद्धांत 1915 ईस्वी में दिया गया। कहाँ पर दिया गया, तो क्लार्क हल ने अपनी पुस्तक, क्लार्क हल की पुस्तक का क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में क्लार्क हल ने सबलीकरण के सिद्धांत को दिया है। अब मित्रों हम बात करें क्लार्क हल के इस सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। देखिए मित्रों क्लार्क हल के सबलीकरण के सिद्धांत के निम्नलिखित उपनाम हैं। इसे सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्नोद प्रणोद चालक का सिद्धांत कहते हैं, संपोषक का सिद्धांत कहते हैं और दोस्तों इसे आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं। क्लार्क हल के इस सिद्धांत के इतने उपनाम क्यों पड़े, इसकी चर्चा दोस्तों वीडियो के अंत में करेंगे, क्योंकि जब आप इस थियरी को समझ लेंगे तो आप इनके उपनाम को भी समझ लेंगे। यदि मित्रों हम बात करें क्लार्क हल ने अपना जो प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने 4 चरण बताए थे। इनके दोस्तों 4 चरण क्या थे, 4 चरण था व्यक्ति की आवश्यकता, दूसरा पॉइंट है अंतर्नोद प्रणोद या चालक, जो व्यक्ति को चालक का कार्य करे, चलने के लिए विवश करे, और तीसरा पॉइंट था उत्तेजक उत्प्रोत्साहन, और दोस्तों चौथा पॉइंट है सबलीकरण। सबलीकरण का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार को मजबूत बनाना। अब मित्रों एक फिगर के माध्यम से हम आपको पहले व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्लार्क हल ने जो चूहे पर प्रयोग किया था, कैसे किया था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप इसे समझ लेंगे तो आप उसे आसानी से समझ लेंगे। देखिए मित्रों एक व्यक्ति है, ठंडी का मौसम है, ठंड के मौसम में यह बिस्तर को ओढ़े हुए सोया हुआ है। और दोस्तों यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी है और दोस्तों इस व्यक्ति को लगी हुई है प्यास और यह पानी लेने के लिए तैयार होता है, जबकि दोस्तों यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी है। तो आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों स्थिति क्या बन रही है। देखिए मित्रों यदि हम बात करें जो प्रयोग क्लार्क हल ने किया था इनके 4 चरण की, तो इसकी पहला जो चरण था, चरण क्या थी, आवश्यकता। तो दोस्तों इस व्यक्ति की आवश्यकता क्या थी, इस व्यक्ति की आवश्यकता थी पानी। लेकिन दोस्तों यह व्यक्ति जो था यह तो बहुत ज़्यादा आलसी था, जो दोस्तों क्या इसे विवश कर रहा था, इसके आलस को दूर करने के लिए, इसके आलस को दूर करने के लिए विवश कर रहा था अंतर्नोद, यानी कि उसके अंदर से प्रोत्साहन। प्रणोद या जो उसे मतलब प्रणोद का मतलब होता है दोस्तों चालक होता है, यानी कि जो उसे चलने के लिए विवश कर रहा था। और दोस्तों अंतर्नोद प्रणोद चालक क्या था, चालक था इस व्यक्ति का प्यास, जो इसे विवश कर रहा था, किस लिए, पानी को लेने के लिए। तो दोस्तों जब यह अपने आलस को दूर भगाते हुए पानी को प्राप्त करता है, पानी को प्राप्त करता है, तो दोस्तों क्या होता है, जब यह पानी को प्राप्त करता है तो जो इसकी उत्तेजना थी, प्रोत्साहन था, यह बढ़ जाता है। क्योंकि मित्रों जब यह पानी को प्राप्त करता है तो इसकी प्यास क्या होती है, बुझ जाती है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए
जैसे जैसे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, आपके आवेग यानी कि दोस्तों प्यास जो होगी, जैसे जैसे यह कम होती चली जाएगी और दोस्तों वैसे वैसे इसकी जो संवेग होगा पानी के प्यास की, या इसका जो आवेग होगा पानी के प्यास की, वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और अंत में ऐसा स्थिति आएगा कि जो इसकी जो अंतर्नोद था यह बिल्कुल दोस्तों शून्य हो जाएगा। यानी कि जब इसकी प्यास बुझ जाएगी तो अंतर्नोद क्या होगा, अंतर्नोद बिल्कुल दोस्तों शून्य हो जाएगा। अब दोस्तों अंत में क्या स्थिति बनेगी, जब अंतर्नोद शून्य हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, तो अंत में यह सबलीकरण होगा, यानी कि व्यवहार इसका मजबूत हो जाएगा। अगली बार जब इसके आलस लगेगी तो यह आलस वाला कार्य नहीं करेगा, बल्कि यह तुरंत जाकर अपनी वस्तुओं को ले लेगा, अपनी प्यास बुझा लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमको इस सिद्धांत से क्या सीखने को मिलता है, इस सिद्धांत को व्यक्ति को आलस दूर करने के बारे में सिखाता है। यह तो दोस्तों पहला प्रयोग था, तो अब हमने आपको व्यवहारिक रूप से बताया, लेकिन दोस्तों आगे हम आपको इसी प्रयोग को हम चूहे पर करके बताएंगे कि इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर कैसे किया था। देखिए मित्रों, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर कैसे किया था, तो सबसे पहले हम एक आपको संरचना बना लेते हैं। देखिए मित्रों, क्लार्क हल ने अपना जो प्रयोग किया था चूहे पर किया था। चूहे पर जो अपना प्रयोग किया था किस प्रकार किया था, तो इन्होंने एक भूल भुलैया बनाई थी, जो यह बॉक्स के अंदर है, यह एक भूल भुलैया थी, भूल भुलैया बनाई थी और चूहे के एक कोने पर जो दरवाज़ा था यहाँ पर रख दिया था चूहे को। चूहा कैसा था, चूहा बिल्कुल था भूखा। और दोस्तों दूसरे कोने पर इन्होंने भोजन को रख दिया था। चूहा तो था भूखा, जिसका चालक का कार्य क्या कर रही थी, चालक के कार्य कर रही थी भूख, और उसकी आवश्यकता थी भोजन की प्राप्ति। तो दोस्तों जब चूहे को इस कोने से छोड़ा गया तो चूहा विभिन्न खाने में जाता था, लेकिन उसे वहाँ पर भोजन नहीं मिलता था और आगे का दरवाज़ा भी बंद मिलता था। तो दोस्तों इस प्रकार से चूहा घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच जाता है, इस रास्ते से पहुँचकर यहाँ पर भोजन को प्राप्त कर लेता है। जब दोस्तों चूहा भोजन को प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों चूहे की भूख मिट जाती है। जैसे यह भोजन को खाता है, पहले तो तेज़ी से खाता है क्योंकि इसका आवेग बहुत ज़्यादा थी, भूख ज़्यादा थी। जैसे जैसे इसकी भूख कम होती जाती थी, यानी कि प्रणोद शून्य होता जाता था, उसकी जो आवश्यकता थी वह कम होती जाती थी। और एक स्थिति ऐसी आती थी कि जब वह पूरी तरह से खा लेता था, उसका पेट भर जाता था, यानी कि प्रणोद जो था बिल्कुल शून्य हो जाता था, तो यह दोस्तों अपना कार्य करना बंद कर देता था, यानी कि खाना खाना बंद कर देता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो इसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता बिल्कुल शून्य हो गई। तो दोस्तों जो ये सबलीकरण कर लिया, यानी कि सीख लिया कि भोजन को प्राप्त करना। तो दोस्तों अगली बार क्या हुआ, जब इस क्रिया को 2-3 बार दोहराया गया तो अगली बार यह हुआ कि जैसे चूहे को इस स्थान पर छोड़ा जाता था तो चूहा तुरंत यहाँ से रास्ता पकड़कर भोजन के पास पहुँच जाता था। अब तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ, चूहे ने भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। किस प्रकार सीख लिया, क्योंकि उससे की आवश्यकता थी भोजन, यानी कि जब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तभी व्यक्ति कोई कार्य को करता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस सिद्धांत पे निम्नलिखित चरण बताए गए। इस सिद्धांत में क्या चरण बताए गए, पहला चरण बताया गया क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि कोई भी कार्य एक क्रमबद्ध रूप से होता है। पहले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद व्यक्ति को चालक का कार्य करता है, कोई भी चीज़ जो उसे प्राप्त करना चाहता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए विवश करता है। फिर दोस्तों जब वह व्यक्ति उस चीज़ को पा लेता है तो उसे प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। अंत में उस व्यक्ति का उस व्यवहार के प्रति सबलीकरण हो जाता है, व्यवहार उसका मजबूत हो जाता है। इसे परिष्कृत सिद्धांत कहते हैं, इसे प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। प्रबलन का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित करना या बल पूर्वक कार्य करना। और दोस्तों इसे चालक का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि मित्रों इसे चालक का कार्य क्या कर रही थी, चालक का कार्य इसका कर रही थी प्यास। जब व्यक्ति को लगेगी आवश्यकता, जब व्यक्ति को प्यास लगेगी या कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तभी वह कार्य करेगा। तो दोस्तों इसे चालक का सिद्धांत कहते हैं। इसे पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत क्यों कहते हैं मित्रों, जब व्यक्ति की प्यास बुझ जाएगी तो वह अगली बार पानी लेने के लिए दूसरे को नहीं बुलाएगा, वह डायरेक्ट जाएगा पानी को ले लेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी वह ज़रूरत है पानी, और पानी को मिलने के बाद यह पुनर्बलित होगा। इसे दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि जब यह व्यक्ति कार्य करता है, कोई क्रिया बार बार करता है तो उसका व्यवहार मजबूत हो जाता है, तो इसलिए इसे सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसे दोस्तों भूख का सिद्धांत कहते हैं क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, भोजन, लेकिन उसका चालक का कार्य क्या करती है, चालक का कार्य करती है भूख। तो दोस्तों इसे भूख का भी सिद्धांत कहते हैं।
और इसे उद्दीपक भोजन प्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उद्दीपक का कार्य कौन करता है, उद्दीपक का कार्य करता है, भोजन करता है, प्यास करता है। चूहे को भी भोजन का उद्दीपक का कार्य कर रहा था, तो दोस्तों इसलिए इसे उद्दीपक भोजन प्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं, इसे SOR का सिद्धांत कहते हैं। और मित्रों हमने आपको बताया था इसे मित्रों प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे ही जो अंतर्नोद प्रणोद या चालक जो होगा, जैसे ही जब आपकी प्यास बुझ जाएगी तो दोस्तों क्या होगी, आपकी आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाएगी तो जो आपका प्यास थी यह शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों जब यह प्यास शून्य हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। इसे अंतर्नोद प्रणोद चालक का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी भूख थी, आवश्यकता थी, वह आपको चलने के लिए प्रेरित करती है। इसे संपोषक का सिद्धांत कहते हैं। संपोषक का मतलब होता है भोजन, तो इसे भोजन का सिद्धांत कहते हैं। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तभी वह कार्य को करता है, कार्य को वह दोहराता है। तो मित्रों विशेष में बात करें तो हल ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो हल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। और दोस्तों इसमें क्या बात बताई, यह हल का महत्वपूर्ण कथन है, जब अंतर्नोद शून्य होगा तब सबलीकरण पूर्ण होगा, क्लार्क हल ने कहा है। क्योंकि मित्रों जब आपका जो अंतर्नोद होगा, यानी कि जो आपका चालक का कार्य कर रहा है प्यास, जब ये बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जबकि आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, तो क्या होगा, जो प्रणोद जो होगा वह अंतर्नोद होगा वह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तब दोस्तों जब यह शून्य हो जाएगा तो अंत में व्यवहार के प्रति, कार्य के प्रति सबलीकरण कर लेंगे, यानी कि उस व्यवहार को सीख लेंगे, आप उस व्यवहार को मजबूत बना लेंगे। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट की क्या बात की गई, अगला पॉइंट कहा गया सबलीकरण का सिद्धांत आदत निर्माण हेतु अधिक उपयोगी है। जैसे कि मित्रों आपने ध्यान दिया कि कोई भी व्यक्ति जो आलसी व्यक्ति था, उसके आलस को दूर करने के लिए कोई उसके पानी न दे, लेकिन जब उसे प्यास लगेगी वह पानी को लेगा। तो इस प्रकार क्या, जब उसे एक स्थिति आएगी कि जब उसे प्यास लगेगी वह तुरंत को पानी को ले लेगा, क्योंकि वह जानता है कि उस पानी को उसके बिना कोई देने वाला नहीं है। तो उसके आलस को दूर करने के लिए, आदत को निर्माण करने के लिए यह महत्वपूर्ण उपयोगी है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है, इस प्रयोग शिक्षण विधियों में किया जाता है। यह सिद्धांत उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति पर बल देता है। देखिए मित्रों हल के इस प्रयोग को विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, बालक को सिखाया जाता है। जब कोई भी बालक को कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तभी वह कोई कार्य करता है। और दोस्तों इसे हल का सिद्धांत बालक की आवश्यकता पूर्ति पर बल देता है। देखिए मित्रों जो हल का सिद्धांत है यह बालकों की आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है, क्योंकि मित्रों जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी तभी वह कार्य को करने के प्रति प्रेरित होगा, ऐसा कहा हल महोदय ने। इनके सिद्धांत में पुरस्कार और दंड का महत्व दोस्तों, जैसे कि जब व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा तो वह कार्य को करने के प्रति प्रेरित होगा, जब व्यक्ति को दंड मिलेगा तो वह कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो मित्रों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सिद्धांत को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।